प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास के NAS 2021 के प्रैक्टिस क्वेश्चनों को हल करेंगे सामाजिक विषय के। तो इसका ग्रेड है क्लास 10, सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और सब डोमेन है इसकी घटनाएं और प्रक्रियाएं, अर्थव्यवस्था और आजीविका, संस्कृति पहचान और समाज, संसाधन और उनके प्रकार, वन और वन्यजीव संसाधन, कृषि आदि। तो लर्निंग आउटकम कवर्ड है इसमें SST 101 रिकॉग्नाइज एंड रिट्राइव फैक्ट्स फिगर्स एंड नरेट प्रोसेस। SST 1002 क्लासीफाइज एंड कंपेयर्स इवेंट फैक्ट एंड डाटा एंड फिगर। SST 1003 explain causes and effect relationships between phenomena, events and their occurrence. SST 1004 analyzes and evaluates information. SST 1005 interprets. SST 1009 constructive view arguments and idea on the basis of collected to be covered. तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है काली मृदा का। तो काली मृदा का जो पहला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। चलिए, कहता है काली मृदा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगुर मृदा कहते हैं। कौन सी कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। एक इसका नाम लावा मिट्टी भी होता है। कौन से होते हैं? लावा मिट्टी भी होता है। इसका एक नाम श्रेयगुण भी होता है। क्या होता है? श्रेयगुण मिट्टी भी कहते हैं इसको। और एक इसका नाम चिकनी मिट्टी भी होता है। तो यह मृदाएं कपास की खेती के लिए अच्छी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी यह है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये पूछ रहा है हमसे काली मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि सही कौन सा नहीं है। इन मृदाओं की नमी धारण करने की अक्षमता बहुत कम होती है। यह बात क्या है? गलत है। यह बात क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जो काली मिट्टी होती है उसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। क्या होती है? बहुत अधिक होती है। और अधिक होने के कारण क्या है? यह मिट्टी अत्यधिक चिपचिपी होती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए ये वाक्य गलत हो गया। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसीलिए इस मिट्टी को सवतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। काली मृदा के बारे में पूछ रहा है। रेगुर मिट्टी कहते हैं, लावा मिट्टी कहते हैं, श्रेयगुण मिट्टी कहते हैं। बहुत अधिक नमी धारण करती है, करने की क्षमता होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं और जिससे इसे सवत जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जून 1992 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कहाँ स्थित है ये? ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? ब्राज़ील में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान आदि जो वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं उन्हें आप किस प्रकार का संसाधन कहेंगे? तो राष्ट्रीय संसाधन नहीं, व्यक्तिगत संसाधन नहीं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। क्या कहेंगे? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। अगला प्रश्न है कौन से सुमेलित नहीं है? तो नहीं निकालना है। उत्तराखंड में
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन डेल्टा भी है वहाँ पे, ये भी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बिल्कुल सही है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये गलत है, राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में है। कौन से ज़िले में है? एमपी के बालाघाट ज़िले में। 5वां प्रश्न देखिए, यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह एक खरीफ की फसल है। खरीफ का मतलब क्या होता है? पतझड़, अर्थात ज़्यादा जब गर्मियाँ पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं उस समय ये होती है। इसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कौन सी फसल के विषय में है ये? गेहूँ, गलत, क्योंकि गेहूँ रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। चावल, चावल सही है, क्योंकि चावल खरीफ की फसल है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। बाजरा, बाजरा रबी खरीफ की फसल है, लेकिन इसे अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। मक्का है, यह प्रमुख महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? चावल। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था? तो गांधी जी की गिरफ्तारी? नहीं। ब्रिटिश सरकार का दबाव? नहीं। चोरी चौरा की घटना, ये एक गांव है चोरी चौरा, कहाँ पे है? गोरखपुर के पास है, गोरखपुर ज़िले में है। कहाँ पे? यूपी में, यूपी में गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? जहाँ से योगी आदित्यनाथ सांसद बनते हैं, जो आजकल यूपी के सीएम हैं। तो वहाँ पे हुआ था। और क्या हुआ था वहाँ पे? तो जब ये असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो चोरी चौरा गांव में एक पुलिस चौकी थी, और वहाँ पे पुलिस वालों ने उन्हें रोका, क्रांतिकारियों को, और क्रांतिकारियों के साथ उनकी झड़प हो गई। इस झड़प में 22 पुलिस वाले और 3 आम आदमी मारे गए। और जब ये लोग मारे गए तो इस घटना से गांधी जी को बहुत दुख हुआ, और उन्होंने अहिंसा के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया। और वो जो लोग थे जो बाद में जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया उन 22 पुलिस वालों को मारने का, उनके वकील थे मदन मोहन मालवीय जी, मालवीय। और बताते हैं इन्होंने 151 आदमियों को बरी करा दिया था इसमें से। अगला प्रश्न देखिए, 2 फरवरी की घटना है, वैसे ये चोरी चौरा वाली कब की है? 2 फरवरी की। और असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? 12 फरवरी को। कब लिया? 12 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में औपचारिक रूप से क्या मांग की गई? तो पूर्ण स्वराज की। किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज की। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। और इसके बाद में, इस अधिवेशन के बाद जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस उद्योगपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया? औपनिवेशिक क्या था? दूसरे देश का राज। तो जीडी बिड़ला सही है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर ये भी सही है, सेठ हुकुमचंद नहीं थे। तो क और ख दोनों सही है, तो उत्तर क्या आएगा? क व ख दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश क्यों दिया? इसका सही विकल्प चुनिए। उन्हें सूचना मिली थी कि प्रदर्शनकारी आक्रमण की योजना बना रहे हैं, गलत।
वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे। ये बात सही है। भीड़ में शांति देखी गलत है, वह अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। ये बात कुछ हद तक ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लेकिन बिल्कुल सही क्या होगा? ये होगा, वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करना चाहता था। अगला प्रश्न है, मानचित्र में किस नदी को दर्शाया गया है? तो देखिए, ये जो नदी है ये यहाँ पे महाराष्ट्र से निकल रही है। कहाँ निकल से रही है? महाराष्ट्र से निकल रही है और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। और इसकी जो स्थिति है वो किसकी है? कृष्णा नदी की है। कौन सी नदी की है? कृष्णा नदी की है। कृष्णा नदी क्या है? महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह चौथी बड़ी नदी है हमारी। कौन सी नदी है? चौथी बड़ी नदी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए दंड आरेख में भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि को दर्शाया गया। आरेख को देखकर बताइए किस दशक में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो देखिए, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। ये आपको थोड़ी गणना भी करनी पड़ेगी। अब 361 से 439 तक, 439 को अगर आप 40 ले लेते हो तो 40 ये और 40 ये 80, 80 में से एक कम हुआ, लगभग 79 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे 60 और 40, 100 और 108 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे ये जो वृद्धि है 50 और 50, 100 और 30, 130 और 3, 133 और 133 में 2 गए 131, लगभग निकाल रहे हैं हम, एक्यूरेट नहीं है तो लगभग निकाल सकते हो आप। 683 थे तो 17 ये हो गए 700, 100, 146, 146 और 10, 156, 156 और 7, 163, 163 की वृद्धि हुई है। और यहाँ पे 150, 150 और 28 और 4 32, 150 और 30, 150 और 30, 180, 180 और 2, 182 की वृद्धि हुई है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो 1200 में से 1000 गए 200, 10 ये हो गए, ये 10 अगर हम इसमें से कम कर दें तो 200 हो गया, 200 तो पूरा हो चुका है। और 200 में अगर हम इसको निकालते हैं तो 200 में से 28, 30 कम कर दीजिए, 170 हो गए। 170 में अगर आप 10 और जोड़ोगे तो 180 हो गए। ठीक है, क्या हो गया? 180। तो सबसे अधिक वृद्धि किस दौर में हुई है? देखिए, कहते हैं आरेख को देखकर बताइए किस दशक में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि अब जब हमने जोड़ घटा किया है तो कहाँ से निकली हमारी सबसे अधिक वृद्धि? 182 के आसपास इसमें है और 182 के आसपास इसमें है। तो किसकी मानी जाएगी? इसकी मानी जाएगी, क्योंकि ये 864 में से 182 बढ़े हैं और यहाँ पे ये जो था ये 1028 पे बढ़ा है। तो कौन सा होगा? 1991 से 2001। कौन सा होगा? 1991 से 2001 इस समय में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो चलिए, छायांकित क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए, तो छायांकित क्षेत्र है, एक तरफ हमारा ये है पश्चिमी घाट है और एक तरफ ये जो हमारा असम है, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, तो यहाँ पे कौन से हैं? सदाबहार वन है ये। तो कौन से आएंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वाले वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1793 से 94 तक की अवधि को आंतक का युग कहते हैं। कहाँ की घटना है ये? फ्रांस की घटना है। कहाँ की घटना है? फ्रांस की। तो क्या था? रोबेस्पियर ने गंभीर नियंत्रण और दंड की नीति का पालन किया था इस दौरान, इसलिए इस युग को क्या है?
आंतक का युग कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई तालिका को देखकर बताइए कि कितने देशों में प्रतिदिन $1.9 से अधिक पाने वाले लोगों की संख्या, $1.9 से अधिक। तो अब ये क्या है, 1.9 से कम पाने वालों की संख्या। अब ये कम की बता रहा है, तो अगर 39.4 है, ये कम है, तो कितने हो गए, 61 बच गए लगभग। बांग्लादेश में अगर 14 हैं, 14.5 हैं, तो 14 जाने पे 100 में से 14 गए, तो 86 बच गए। 86 में से आधा और गया तो 85.5 बच गए। भारत में इस तरह से हमें ये पता करना है कि ये कम पाने वाले हैं तो ये ज़्यादा पाने वाले हैं, ठीक है। तो अधिक पाने वालों की संख्या भारत से अधिक है। तो भारत में कितने हैं, भारत में ये संख्या है 22 है। तो 100 में से 20 गए 80, 80 में से 2 गए 78, 78 में से एक और गया तो 77.5 हो गए। तो 77.5 से फालतू किस किस के हैं, ठीक है। तो जब आप निकालोगे तो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए और छठा ये हो गया, तो कितने हो गए कुल, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो जाएगा इसका उत्तर, कि 6 ऐसे देश हैं जिनकी अधिक है भारत से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित क्या करती है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। क्योंकि इसमें पूंजीवादी है नहीं है, इसमें भी पूंजीवादी नहीं है, इसमें भी पूंजीवादी है, तीनों में ही पूंजीवादी है, इसलिए नहीं होगा। राजकाज की ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त और उस पर नया कानूनी बंदी लगे और ना ही संवैधानिक, तो उसे क्या कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। क्या कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस कारण से महिलाएं स्पिनिंग जेनी मिल पर हमला कर रही थी, तो क्यों कर रही थी, बेरोजगारी की आशंका के कारण वे नई प्रौद्योगिकी को पसंद नहीं करती थी। स्पिनिंग जेनी से क्या था, जो कपड़ा बुनना था वो आसान हो गया था और मजदूरों की कम आवश्यकता पड़ रही थी। तो जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा संभव हुआ, ऑटो वन बिस्मार्क के कारण। किसके कारण हुआ, ऑटो वन बिस्मार्क के कारण। कौन सा राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो भारत का अगर आपने मानचित्र देखा हो तो यूँ करके यूँ, जैसे जो हमारा नीचे का हिस्सा है उसके अंदर आप देखोगे जो कर्नाटक है वो इस तरफ है, यहाँ पे क्या है, कर्नाटक है, तो कर्नाटक नहीं होगा। अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन के विषय में कौन सा कथन सही है, तो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम अक्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करता है, सही बात है। 1988 में उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया, ये भी सही है। इसके अंतर्गत ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, ये बात भी सही है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो ये कुल 20 प्रश्न थे जो हमने हल किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे भी आपको इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। धन्यवाद।